अगर आपको भी टैक्सेशन का चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है तो आप अकेले नहीं हो। इतने सारे जार्गन से, इतने सारे टर्मिनोलॉजी की परेशान तो बंदा होगा ही। तो करना क्या है? करना ये है कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो में मैंने क्या किया है, जो सेकंड एक्सरसाइज है चैप्टर 15 की, दैट इज ऑन इनकम टैक्स, उस पूरी एक्सरसाइज को डिटेल में सॉल्व किया है आपके लिए। तो बने रहो इस वीडियो के एंड तक एंड आप इनकम टैक्स के बारे में हर एक चीज सीख जाओगे और तुम्हें खुद लगेगा यार इतना आसान होता है क्या। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है ऋतिक राज एंड मैं ऐसे ही क्लास 11th एंड 12th के अप्लाइड मैथ्स के वीडियोस लाता रहता हूं। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जाओ यार ऐसे वीडियोस के लिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम लोग ऑलरेडी जीएसटी कवर कर चुके हैं। अभी हम आज इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे। इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो डायरेक्टली लिवाई किया जाता है सिटीजन्स के ऊपर। आजकल आप बहुत ज्यादा टर्म सुनते होंगे ना, टैक्सेशन लाइक इंग्लैंड, सर्विसेज लाइक सोमालिया, वो सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन वो टैक्सेशन हो कैसे रहा है, टैक्स कैलकुलेट कैसे हो रहा है और कौन टैक्स दे रहा है और कितना टैक्स देना होता है, इसके बारे में हमें बात करनी है आज। तो मैंने बताया ये सेंट्रल गवर्नमेंट लिवाई करती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई अधिकार नहीं होता है इनकम टैक्स लगाने का। और ये इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स पे लिवाई होती है एंड नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज पे भी, सच एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, कंपनीज एंड फर्म्स। तो इनकम टैक्स सिर्फ इंडिविजुअल्स पे नहीं होती, लेकिन इन सब पे भी होती है। लेकिन फॉर आर पर्पस हमें सिर्फ इंडिविजुअल्स का इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। सो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से पहले सिर्फ एक टैक्स रिजीम हुआ करती थी, लेकिन जब यूनियन बजट 2020 आया तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन ने न्यू टैक्स रेजीम को अनाउंस किया। ये टैक्स रेजीम को इसलिए बनाया गया था कि जिनको डिडक्शंस में कंफ्यूजन होती है कि कैसे इनकम टैक्स, बेसिकली फाइलिंग आसान करने के लिए बनाया गया था। और 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर से ये चलना शुरू भी हो गया था। लेकिन हम क्या करेंगे, वी शैल लर्न टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल ओनली एज पर बोथ टैक्स रेजिम्स, ओल्ड टैक्स एंड न्यू टैक्स रेजिम। हमें दोनों ही करना है और दोनों ही बहुत आसान है। आप कहोगे यार इन न्यू वाला तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है क्योंकि इसमें डिडक्शंस नहीं होते हैं। तो देखो, सम टर्म्स रिलेटेड टू इनकम टैक्स। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है इन इंडिया? इट इज अ पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द करंट ईयर टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर कैसे डिफाइन करते हैं कि भाई 1 अप्रैल जिस साल में आप हो और अगले साल के 31 मार्च तक जो रहेगा उसको फाइनेंशियल ईयर कहेंगे। जैसे एग्जांपल दिया है वो पढ़ सकते हो। और असेसमेंट ईयर, जिस ईयर में आप पिछले फाइनेंशियल ईयर को इवेल्युएट करते हो, असेस करते हो, उसको असेसमेंट ईयर कहा जाता था। अभी जो रिसेंट बजट आया है 2025 में, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, लेकिन अभी उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। आपके बुक में जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है, तो टेंशन नहीं लो, बस इतना पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर कॉल्ड द असेसमेंट ईयर। जैसे मैंने आपको बताया, ग्रॉस इनकम क्या होती है? ये टोटल इनकम होती है, जितने जितने भी सोर्स से बंदा अर्न कर रहा होता है उन सबको जोड़ दो तो आपकी ग्रॉस इनकम निकल के आती है। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए। फिर आते हैं एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस की बात। सैलरीड पर्संस के पास बहुत ही बढ़िया एडवांटेज होता है एग्जेम्पशंस और डिडक्शन लेने का, और क्योंकि वो मेजॉरिटी पार्ट है ओवरऑल टैक्स पेयर्स के, तो उनको बेनिफिट देना तो बनता है। दे टेंड टू सेव मनी ऑन टैक्स बाय इन्वेस्टिंग इन प्लान्स दैट ऑफर टैक्स बेनिफिट। मतलब वो पैसा देखो गवर्नमेंट को देने से बेटर क्या है, आप ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करो जो आपको फायदा देगी, एक एज एन इंडिविजुअल फायदा देगी। तो काफी टाइप से होते हैं। सबसे पहला हाउस रेंट अलाउंस। हमारे क्वेश्चंस के लिए हमें एचआरए पे डील नहीं करना, तो जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए होंगे दे विल बी एक्सक्लूडेड ऑफ एचआरए, तो उसकी टेंशन ना लो। अब देखो, कई बार अगर आप रेंटेड हाउस में रह रहे होते हो तो आपको रेंट देना पड़ता है, तो ये वही हाउस रेंट अलाउंस ही होता है। लेकिन अगर आप रेंटेड हाउस में नहीं रहते हो तो दिस इज नॉट परमिसिबल। तो बस इतना दिमाग में रखो। आगे देखते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का दिया जाता है सैलरीड और इंडिविजुअल पर्सन को अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में वो डिडक्शन 75,000 का हो जाता है। रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट द अभी करंट जो बजट आया है उसके बारे में नहीं कर रहा हूं, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, लेकिन वो कहीं पे अभी बुक में आया नहीं है, उस पर अभी बातें हैं, तो उसको हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं। वो नेक्स्ट ईयर से लागू होगा, तो नेक्स्ट ईयर बुक में भी आएगा। अभी आपको यही पढ़ना है जो चल रहा था। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का आपको लेस कर देना है, डायरेक्टली ही लेस कर देना है। फिर उसके बाद कुछ सेक्शंस होते हैं। इन सेक्शंस के अंदर जो जो बेनिफिट होते हैं जिसके अंदर होते हैं, यू नीड टू रिमेंबर दिस, क्योंकि ये एक पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको देगा। जैसे सेक्शन 80C होता है, इस सेक्शन के अंदर आप 1,50,000 तक का टैक्स डिडक्शन ले सकते हो। डिडक्शन का मतलब क्या है कि ये बोलोगे भैया मैंने यहां यहां इन्वेस्ट किया है तो वो मैं पैसा आपको नहीं दूंगा ताई जी, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें इन्वेस्ट करना है और 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हो। कौन कौन से बेनिफिट आते हैं, कौन कौन से डिडक्शन में ले सकते हो? आप अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो तो उसके एटीसी के अंडर आता है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हो तो वो भी आप डिडक्शन ले सकते हो। ईपीएफ में, जीपीएफ में, प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ होम लोन, आपने होम लोन लिया उसमें कुछ प्रिंसिपल पेमेंट करते हो ना, उसका भी डिडक्शन आप एटीसी के अंडर रह सकते हो। हाँ, कैपिंग बस 1.5 लाख है, ये याद रखना। ट्यूशन फी फॉर 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों की ट्यूशन फी का भी डिडक्शन ले सकते हो, तीसरे बच्चे का नहीं चलेगा। फिर पीपीएफ अकाउंट में अगर आपने पैसा जमा किया उसका भी डिडक्शन ले सकते हो। एनएससी में, दैट इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एंड एनपीएस में, दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम। तो ये सारे डिडक्शंस हैं एटीसी के अंडर आते हैं, और इन सबको पहले आपको ऐड करना है और फिर देखना अगर 1.5 लाख के ऊपर है तो 1.5 लाख माइनस कर देंगे, अगर उसके अंडर है तो जितना है उतना ही। ये नहीं कि सर मैंने सिर्फ 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया है इसमें ईएलएसएस में और मैं 1.5 लाख का डिडक्शन लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको उतना पैसा इन्वेस्ट करना है कहीं ना कहीं, तभी आप उसका डिडक्शन भी ले सकते हो। लॉजिक समझ में आया? तो ये हो गया 80C। इसके बाद 80D आता है, अ पर्सन कैन सेव मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। जो आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो हमारी सेवगा हेल्थ के लिए, अब ये पूरी सेल्फ फैमिली या डिपेंडेंट के लिए, पेरेंट्स, 25,000 तक का आप डिडक्शन ले सकते हो। अप टू 25,000 का मतलब ये है कि आप अगर 12,000 का प्रीमियम पे कर रहे हो तो 12,000 का आपका जो टैक्सेबल इनकम है उससे माइनस हो जाएगा, इतना है। अगर 25,000 का तो 25,000, अगर 1 लाख रुपए प्रीमियम दे रहे हो तो भाई 1 लाख नहीं, 25,000 ही माइनस होता है। तो प्रीमियम 25,000 से ही माइनस होता है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन्स अंडर सेक्शन 24, भाई अगर आपने होम लोन ले रखा है तो, या फिर आपके पेरेंट्स ने ले रखा है, और अगर वो उस पर इंटरेस्ट पे करते होंगे, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जाता है पहले साल में, दूसरे साल, पहले 6-7 साल तो बहुत इंटरेस्ट जाता है। तो हर एक होम ओनर जिसने लोन ले रखा है, इंटरेस्ट वाले पार्ट पे वो 2 लाख तक का रिडक्शन ले सकता है। रिमेंबर, अभी जो प्रिंसिपल पेमेंट था वो 80C के अंडर आता है, लेकिन जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो सेक्शन 24 के अंदर आता है। दोनों डिफरेंट चीजें हैं। जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका डिडक्शन 80C में जाएगा, और जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो सेक्शन 24 में जाएगा। लॉजिक क्लियर है? उसके बाद डिडक्शन अंडर 80E, देखो लाइन से चल रहे हैं। 80E, डिडक्शन अंडर 80E, इफ अ पर्सन हैज टेकन एन एजुकेशन लोन फॉर हिज स्पाउस और हिज चिल्ड्रन, तो वो एलिजिबल है 80E के अंदर टैक्स एग्जेम्पशन लेने में। किस चीज पे ले सकता है? जो एजुकेशन लोन उस बंदे ने लिया होगा उस पे जितना इंटरेस्ट लग रहा होगा उस पे एग्जेम्पशन ले सकता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं। तो 80E के अंदर, अब तुम बोलोगे सर कितने तक का, क्या 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, कितना? तो द आंसर इज जितना भी इंटरेस्ट होगा, उस पर कोई कैपिंग नहीं है। तो 80E के अंदर ये होता है। उसके बाद आता है 80TTA। तो देखो ज्यादातर लोगों का क्या होता है कि सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं, चाहे जितनी कम वो इंटरेस्ट रेट दें, अगर आपका पैसा ज्यादा तो इंटरेस्ट तो अच्छा जनरेट होगा। तो मान लीजिए आपका साल में 10,000 से अगर कम इंटरेस्ट जनरेट होता है तो उस पे आपको कोई भी कैसे ना टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन 10,000 के ऊपर हुआ तब आप उस पे टैक्स देना पड़ता है। तो पहले क्या होता है, आपका जो भी सेविंग्स का इंटरेस्ट आया होता है, सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आया होता है, वो आपके टैक्सेबल इनकम में ऐड होता है। उसके बाद आप ये डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन अप टू 10,000 का। जितना इंटरेस्ट मिलेगा उसका अप टू 10,000 का। ठीक है, अगर 5,000 का है तो 5,000 का डिडक्शन ले सकते हो, ये नहीं कि 10,000 का ले रहे हैं। फ्रॉम अ सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट अंडर 80TTA। उसके बाद आता है सेक्शन 80G। अब ये 80G बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। अगर आप चैरिटी में बिलीव करते हो और पैसा दान देने में बिलीव करते हो तो जितना पैसा आप दान देते हो उस पर भी आपको रिडक्शन मिलता है। अब ये जो रिडक्शन होता है ये वेरी करता है 50% या 100% पे, डिपेंडिंग किस पे? डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन जिसमें तुम डोनेट कर रहे हो। तो ये एक स्लैब वाइज चलता है। 80G के अंदर क्या क्या आता है वो मैं आपको दिखा देता हूं, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस एज इट इज। जैसे अगर आप प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में देते हो तो आपको 100% डिडक्शन मिलता है। मतलब मैंने अगर 1 लाख भी किया, 10 लाख भी किया, मुझे 10 लाख का डिडक्शन सीधा मिल जाएगा। मुझे 10 लाख जो मैं कमाऊंगा उस पर मुझे कोई भी टैक्स नहीं देना, वो डिडक्टेड हो गया। लेकिन वही 10 लाख अगर मैंने जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में दिया तो मुझे सिर्फ 5 लाख का डिडक्शन देना मिलेगा, और 5 लाख का मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा। सो दैट्स हाउ दीज डिडक्शंस वर्क। इस तरीके से इन डिडक्शंस का काम चलता है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर क्लियर गंगा फंड में दोगे तो 100%, स्वच्छ भारत में 100%, नेशनल सिक्योरिटी फंड में 100%, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड में 50%। मतलब जितने भी ये फंड्स हैं उसमें 100% होता है, और बाकी के ये तीन याद रख लो, 50% इसमें होता है, बाकी सब में 100 ही होता है। ज्यादातर चैरिटेबल जितने भी ये पीएम सीएम, जितने भी नेशनल रिलीफ फंड, वेलफेयर रिलीफ फंड, नेशनल जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डायरेक्टली रिलेटेड है उसमें इतना। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में भी 100% है। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड में 50% है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट में भी 50% है। और भी जो लोकल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें भी आपको डिडक्शन मिलता है। लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन का जो डिडक्शन का
परसेंटेज होता है वो डिफरेंट होता है, इट विल 50 और 100 दोनों में से कोई एक ही होगा। इसके बाद आता है टैक्सेबल इनकम, जिस इनकम पे आपका टैक्स कैलकुलेट होता है आफ्टर ऑल द डिडक्शंस, उसको हम टैक्सेबल इनकम कहते हैं। और इसी पे हम टैक्सेबल इनकम कहते हैं ग्रॉस इनकम माइनस सम ऑफ ऑल एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस। और नए टैक्स रेजिम में सिर्फ एक स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होता है 75,000 का, बस, और कुछ भी नहीं। तो टैक्सेबल इनकम ओल्ड टैक्स रेजिम की ज्यादा डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना देन न्यू टैक्स रेजिम। अभी आप खुद देखोगे जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सारे के सारे ओल्ड टैक्स रेजिम पे ही दिए होंगे। फिर आते हैं इनकम टैक्स स्लैब। अब देखो, कोई कुछ कमा रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, तो इनइक्वालिटी हो जाएगी ना अगर सबसे बराबर का टैक्स लेने लगे। इसीलिए हर एक इनकम ग्रुप को डिफरेंट डिफरेंट टैक्स पे करना होता है। एक सर्टेन लिमिट तक ये एग्जेम्प्टेड होता है कि आपको नहीं पे करना, लेकिन एक लिमिट के बाद आपको पे करना पड़ता है। जैसे मैंने बोला, जो नया बजट आया है उसके अंडर आपको 7.5 लाख तक का, ये 7 लाख तक का आपको टैक्स एग्जेम्पशन दे दिया गया, 12 लाख तक का टैक्स एग्जेम्पशन दे दिया गया। पहले न्यू टैक्स रेजिम में ऐसे ही था, 7 लाख तक का, अब 12 लाख तक का टैक्स एग्जेम्पशन है। सोचो कितना ज्यादा, पहले 5 लाख तक था टैक्स एग्जेम्प्टेड थे, 12 लाख सीधा बढ़ा दिया 7 लाख से। तो दिस इज हाउ न्यू टैक्स ब्रैकेट जो अब नए साल में आएगा उस पे रहेगा। अभी जो आपको पढ़ना है वो पुराना ही पढ़ना है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं। हमारे पास टैक्स स्लैब्स हैं, इट डिपेंड्स ऑन द एज एंड द इनकम ग्रुप। अगर आपकी एज 60 ईयर से कम है या किसी की भी एज 60 ईयर से कम है तो टैक्स ऐसे कैलकुलेट होगा। अगर 2.5 लाख तक की उसकी इनकम है तो उसको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना। अगर उसकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 5% ऑफ द टैक्सेबल ऑफ द इनकम एक्सीडिंग 2.5 लाख, मतलब कि मान लीजिए मेरी इनकम 3 लाख रुपए है तो मुझे 2.5 लाख तक का कोई टैक्स नहीं पे करना, लेकिन 2.5 लाख से 3 लाख का जो गैप है यानी 50,000 का, उस 50,000 का मुझे 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर मेरी इनकम 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख के बीच में है तो मुझे एक फ्लैट पेमेंट ऑफ 12,500 प्लस 20% ऑफ माई इनकम एक्सीडिंग 5 लाख। इस ब्रैकेट के अंदर जितनी इनकम आएगी उस पर 20, मानो मेरे पास मेरा जो इनकम है वो एग्जैक्टली 6 लाख रुपए, तो 6 लाख में मेरे को मैं इस ब्रैकेट में आऊंगा, इस ब्रैकेट में मुझे 12,500 प्लस 20% ऑफ 1 लाख देना पड़ेगा, 6 नहीं 1 लाख का 20%, 20,000, मतलब टोटल 32,500 रुपीज आएगा अगर मेरी इनकम 6 लाख रुपए है तो। अब 10 लाख से ऊपर है तो 1,12,500 प्लस 30% ऑफ द टैक्सेबल इनकम, ये है ओल्ड टैक्स रेजीम। अब जो न्यू टैक्स, और ये है फॉर द पीपल इंडिविजुअल बिलो 60 इयर्स ऑफ एज। ये असेसमेंट ईयर 2025-26, मतलब अभी जो साल चल रहा है उसमें जो आप टैक्स पे करोगे उसमें आपको ये करना था, करंट ईयर का ही है। और इंडिविजुअल टैक्स पे जो 60 ईयर से ऊपर है इनको एक रिलीफ मिलता है, 3 लाख तक का कोई टैक्स नहीं पे करना, 3 से 5 में 5% पे करना है, 5 से 10 में 20% करना है, और 10 लाख के ऊपर वही है 30% पे करना है, लेकिन 10 इसमें देखो 1,10,000 रुपए। तो ये बस आपको याद रखना है, ये स्लैब्स याद रखने हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको टैक्स भी पे करना है। उसके बाद टैक्स रिबेट आपको मिलती है अगर आपकी इनकम 5 लाख भी है, क्योंकि देखो अगर मैं देखूं कि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में मुझे 5% टैक्स पे करना पड़ रहा था, लेकिन अगर मेरी इनकम 5 लाख के अंडर है तो मुझे कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, टेक्निकली नहीं करना, मेरा टैक्सेबल इनकम बनेगी, मेरा टैक्स भी बनेगा, लेकिन उसमें मुझे रिबेट मिल जाएगा। रिबेट कितने का मिलता है? रिबेट मिलता है मुझे 12,500 रुपए का, अप टू, अगर मेरी इनकम मैं 5 लाख ही कमाता हूं तो मेरे को कोई भी टैक्स नहीं पे करना, ये होता है 5 लाख की इनकम का। हेल्थ एंड एजुकेशन से, लेकिन अगर आप टैक्स पे कर रहे हो, आप टैक्सेबल ब्रैकेट में आते हो, आप टैक्स पे कर रहे हो, आपको रिबेट नहीं मिल रहा है 87A के अंडर, सेक्शन 87A क्या कहता है, 5 लाख के अंदर आपकी इनकम है तो आपको 12,500 का रिबेट मतलब डिस्काउंट या फिर रिटर्न मिल जाता है। तो ये टैक्स रिबेट अंदर आपको मिलता है 87, इंडिविजुअल मैक्सिमम अमाउंट इतना है, टैक्सेबल इनकम 5 लाख, जो मैंने आपको समझाया। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये एक डेवलपमेंट फी होती है ताकि जो सरकार है वो हेल्थ में और एजुकेशन में और इन्वेस्ट कर पाए। ये फ्लैट फी होती है 4% की, जो आपका टैक्स बनता है उसके ऊपर, टैक्सेबल इनकम के ऊपर नहीं, जो टैक्स बना है उसके ऊपर बनता है। जिस ऑर्डर में मैं चल रहा हूं उसी ऑर्डर में हमें भी टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, अभी आगे देखोगे। टैक्स रिबेट अंडर 87 इज गिवन बिफोर कैलकुलेटिंग, आपको सेस पहले नहीं कैलकुलेट करना, आपको पहले रिबेट देनी है उसके बाद कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ ऑल द थिंग्स वर्क। अब मुझे कैसे इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना है? सबसे पहला, फाइंड द ग्रॉस इनकम, हमें ग्रॉस इनकम निकालनी है और जितने भी एग्जेम्पशंस का एचआरए है उसको डिडक्ट कर दो। अब बात समझना है इस बात को, एचआरए क्वेश्चंस में नहीं दिया रहेगा आपके, आपका एक्सक्लूडिंग एचआरए वाले सारे क्वेश्चंस हैं। एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस इनकम, सबसे पहले ग्रॉस इनकम निकाली, उसमें जो भी हमारा एचआरए था हटा दिया, ग्रॉस इनकम थी हटा, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो भी हटा दिया, और सारे डिडक्शंस को subtract all the deductions under 80C 80D 80E 80G 80 TTA, है ना,
और सेक्शन 24 जितने भी इनकम्स होंगे, जितना भी बैलेंस आया उन सबसे, ताकि हमें टैक्सेबल इनकम मिल जाए। उस टैक्सेबल इनकम पे एज पर द स्लैब आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है और उस पर रिबेट देनी है। अगर 5 लाख के अंडर हो तो आपको 87A के अंडर रिबेट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं हो, ये आपके लिए पॉइंट वैलिड नहीं है, तो आपको 4% ऑफ द इनकम टैक्स को ऐड कर देना अपने इनकम टैक्स के अंदर, एज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सो दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट योर इनकम टैक्स। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप समझोगे तो आराम से आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, दिस इज द होल प्रोसेस। अब हम क्वेश्चन से करते हैं ताकि आपको और डिटेल में चीजें समझ में आए। अगर आपको दिख रहा है क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा जूम और करता हूं, मैं पूरा पेज लेके आपको समझाऊंगा, बस परेशान मत होना। एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जाम में कैसे लिख के आना है, कहाँ नंबर कटेंगे, कहाँ नंबर मिलेंगे, क्या फॉर्मेट होना चाहिए कैलकुलेशन का, मुझे अपनी आंसर शीट में क्या लिखना है, हर चीज। ठीक है, तो बस देखो। और इस क्वेश्चन के बाद, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं आपके लिए, इस क्वेश्चन के बाद जो भी क्वेश्चन आएगा वीडियो को करना है पॉज और खुद से सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का है जो हमें स्लैब दिया था। मिस्टर अमन की जो एज है 35 ईयर्स एज, ग्रॉस इनकम है इनकी 6,98,000 एंड दैट इज एक्सक्लूसिव ऑफ एचआरए। He deposits 6,000 per month in NPS, 24,900 yearly as LIC premium, and he purchased NSE worth 40,000. He donated 15,000 in CM Relief Fund and calculate the income tax paid by the Mr. Aman at the end of the financial year as per the old tax regime. Question old tax regime के ही बनेंगे, new tax regime के नहीं बनेंगे। अब लिखना कैसे वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। बहुत ही ज्यादा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से अब चीजें शुरू हैं। मैं इस पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूं ताकि जगह भी हमारे पास अच्छी खासी बनी रहे। वी डोंट नीड दिस, तो हटा देते हैं अभी के लिए। हो सकता है मुझे 3 हिस्से भी जरूरत पड़ जाए, जितनी भी है कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या करना है हमें, हमें लिखना है हम किसका टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। हम कर रहे हैं मिस्टर अमन का कैलकुलेशन कर रहे हैं। इनकी एज लिख लेंगे 35 ईयर्स एज, इनकी एज है 35 ईयर्स। ठीक है, पहला काम इतना करना है। उसके बाद इनकी ग्रॉस इनकम लिखेंगे। ग्रॉस इनकम में ऐसे लिखना, ग्रॉस इनकम इक्वल्स टू जो भी दिया वो 6,98,000, 6,98,000। एचआरए था नहीं तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन इससे हमें तुरंत माइनस कर देना है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिडक्शन? 50,000 रुपीज। तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, बस आपको ऐसे लिख देना है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, और माइनस साइन लगा के 50,000 लिख देना, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6,48,000। अब ये 6,48,000 है क्या? ये है बैलेंस, तो राइट बैलेंस ना। अगर ये बैलेंस है तो हम इसको बैलेंस लिखेंगे। हमने इसको बैलेंस इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे जो भी हमें डिडक्शंस मिल रही हैं, सेक्शन 80C 80D जो भी मिल रहा है उसके अंदर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिडक्शंस, आपको एक लाइन के अंदर करना है, एक पेज के अंदर करना है, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C। अब क्या क्या डिडक्शन उसको देखो। he deposited 6,000 per month in NPS, तो डिपॉजिट इन एनपीएस कर रहा है बंदा। कितना कर रहा है? 6,000 रुपए पर मंथ कर रहा है, और 12 महीने के लिए करेगा तो 12 इंटू 6,000 हम यहाँ पे लिख लेंगे, और जितना भी इसने डिपॉजिट किया उसको यहाँ पे लिख देंगे। 12 6 72,000, तो यहाँ पे हमने 72,000 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इस बंदे ने एनपीएस में इतना किया और एलआईसी प्रीमियम में 24,900 दिया। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा एलआईसी प्रीमियम, इसने किया 24,900 रुपए उसके अंदर इन्वेस्ट। ठीक है, और कुछ भी यहाँ पे देखो अब आ रहा है। हाँ, एनएससी में भी इसने किया, ही परचेज एनएससी वर्थ 40,000। एनएससी भी एक इन्वेस्टमेंट स्कीम थी, तो उसको भी हमको यहीं पे ऐड करना पड़ेगा। तो इन्वेस्ट इन एनएससी, जो लिखा बस उसको देख के लिखना है आपको, और कुछ भी नहीं। कितना इसने इन्वेस्ट किया? 40,000 रुपीज उसने इन्वेस्ट किया। अब इनका टोटल करेंगे, तो जो टोटल आएगा, टोटल क्यों करा रहे हैं पहले वो समझते हैं, ताकि ये 1.5 लाख से अगर अंदर है तो उसी को हमें लिखना है। 9 हो गया, 2 4 यहाँ पे 6 हो गया, 4 2 6 7 13, 1,36,900 रुपीज। अब ये जो 1,36,900 है, ये क्या होगा? ये सीधा माइनस हो जाएगा। 1.5 लाख नहीं माइनस कर सकते। आपके पास 80C में जो डिडक्शंस मिलते हैं वो 1.5 लाख तक के मिलते हैं, लेकिन जो डिडक्शन बन रहे हैं आप उतने ही माइनस कर सकते हो। तो आपको यहां पे लिखना है लेस डिडक्शंस अंडर, पूरा लिखना प्लीज, अंडर सेक्शन 80C। कई बार ये जो अंडर है ये ऐसे भी लिखा है, U/S अंडर सेक्शन 80C। तो ये कितना माइनस होगा? -1,36,900 रुपीज।
तो भाई अब क्या बचा, ये माइनस कहां से हो रहा है, ये माइनस इस इनकम से हो रहा है। अब जो बैलेंस था उससे आप बैलेंस माइनस करोगे। ये तो हमने टोटल किया था कि कितना मेरा टोटल बन रहा था, उसके बाद मैं माइनस करूंगा। तो अब जो आएगा वो एक नया बैलेंस आएगा। दिस विल बी द न्यू बैलेंस। व्हाट विल बी द न्यू बैलेंस? इसमें से अगर हम 1,36,900 माइनस करेंगे तो इधर से आ जाएगा 100, और 8 में से 6 यहाँ पे 1, 4 में से 3 यहाँ पे 0, 6 में से 1 यहाँ पे 5। तो 5,01,100 रुपए, सॉरी 5,11,100 रुपए आएगा। हाँ 11,100 रुपए, हाँ ठीक है, 5,11,100 रुपए। दिस विल बी द बैलेंस। लेकिन यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं हुआ। अभी हमने जो डिडक्शंस माइनस किए हैं वो सेक्शन 80C के अंडर माइनस किए हैं। अभी हमारे पास और भी चीजें हमने यहाँ तक कर लिया, ठीक है, यहाँ तक वी हैव डन। ही डोनेटेड 15,000 इन सीएम रिलीफ फंड। अब ये जो डोनेशन वाला है ये कहाँ पे आता है, ये सेक्शन 80G के अंदर आता है। डोनेशन 80D मत लिख देना, वो मेडिकल वाला है। 80G आएगा आपका डोनेशन वाला। रिमेंबर द सेक्शंस, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है डिडक्शन अंडर 80G। यहां पे लिखना है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80G। और हमने देखा था जो सीएम रिलीफ फंड था उसमें 100% आपको डिडक्शन मिलती थी। तो क्या होगा, डोनेशन ऑफ सीएम्स रिलीफ फंड, कितने का डोनेशन किया है, 15,000 एट 100% पूरा। तो यहां पे क्या होगा, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, कितना माइनस करेंगे, -15,000 हो जाएगा। जब आप -15,000 यहां पे करेंगे आपका बैलेंस जो बचेगा, देखो 5,11,100 में से अगर आप 15,000 और हटा दोगे तो आपका बचेगा 4,96,100, 4,96,100। तो ये बैलेंस नहीं, हमने सारे डिडक्शन हटा लिए, सब कुछ यहां तक कर लिया। अब ये जो लास्ट में आया इसी को आप बोलोगे ये है हमारी टैक्सेबल इनकम, ठीक है, ये है टैक्सेबल इनकम। लेकिन ऑब्वियस सी बात है 5 लाख से कम है तो आपको कोई भी इसमें टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि हाँ इनकम टैक्स तो बनेगा लेकिन हमें उसकी रिबेट मिल जाएगी। तो हम देखेंगे यहाँ पे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कितना बनेगा, कौन से सेक्शन में आएंगे हम, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ स्लैब। ओके, ओल्ड टैक्स रेजिम का था 2.5 लाख से 5 लाख तक का 5% ऑफ द टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख से ऊपर जितना भी पैसा बन रहा है उस पे मुझे 5% पे करना है। तो इनकम टैक्स क्या बनेगा, 5% ऑफ 4,96,100 माइनस 2,50,000। 2.5 लाख के ऊपर, 2.5 लाख के ऊपर मुझे जो भी मेरी इनकम है उस पे मुझे टैक्स पे करना है। तो यहाँ पे 5% ऑफ 2,46,000 आ जाएगा। 5% ऑफ 2,46,100। अब ये आप जब कैलकुलेट करोगे तो 12,000 समथिंग आएगा। कितना आएगा, 12,305। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कि भाई हमें रिबेट मिल रही है, रिबेट अंडर सेक्शन क्या था, 87A था, अप टू 12,500, 12,500 तक की रिबेट मिल जाती है। तो आपका नेक्स्ट जो टैक्स बनेगा वो कितना बनेगा, 0। रिबेट अंडर सेक्शन अप टू लिख भी देते हैं 12,500, 12,500 तो रिबेट है, देयरफॉर जो नेट टैक्स बना, जो नेट टैक्स बना वो कितना बनेगा, वो 0 बनेगा। हमें कोई भी टैक्स इसमें पे नहीं करना। रिबेट मिल जाएगी 12,500 तक की, लेकिन 12,305 ही है, तो हमें यहाँ पे कोई भी टैक्स देखो पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको देखो क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। अगर ये सोल्यूशन आपको चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं आप, उसमें आपको ये पूरा सोल्यूशन और उससे पहले जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं सब कुछ आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो आसान था, नॉट वेरी इजी, बट आपको एक फॉर्मेट मिल गया कि करना कैसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा और मैं अच्छे से करूंगा, थोड़ा सा जगह लेके। आप एक बार क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा, इन फाइनेंशियल ईयर 2024 to 25
मिसेस सुमिता एज 62 है, ये सीनियर सिटीजन का अकाउंट बन गया। एनुअल इनकम वाज 7,58,000। आई होप आपको रीड करने में आसानी हो रही होगी। दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ एचआरए। उसके बाद शी डिपॉजिटेड इतना। तो हम क्या करते हैं ना, क्वेश्चन रीड करते जाते हैं और लिखते जाते हैं। सबसे पहले इनकी मैम की ग्रॉस इनकम लिखते हैं। तो हम बना रहे हैं मिसेस सुमिता का, ये है 62 ईयर्स की, तो ये सीनियर सिटीजन वाले स्लैब में जाएंगी। अब अगर ये सीनियर सिटीजन वाले स्लैब में जाएंगी तो क्या होगा, सबसे पहले तो इनकी हम ग्रॉस इनकम लिखते हैं। सो ग्रॉस इनकम इज इक्वल्स टू कितनी थी, ₹7,58,000, ₹7,58,000। अब यहां पे हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस लिखना जरूरी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। भाई तुम पूरा लिख लेना, आधा मत लिखना। स्टैंडर्ड डिडक्शन हम सीधा सीधा यहाँ से 50,000 रुपए लेस कर देंगे, क्योंकि 50,000 रुपए सैलरी इंडिविजुअल्स को मिलता है अंडर ओल्ड टैक्स रेजिम। तो जो बैलेंस आएगा, दैट बैलेंस विल बी ₹7,08,000। ये मेरा बैलेंस है, ठीक है ना, इसको अभी हम साइड में रखते हैं। उसके बाद फिर इनका पूरा अकाउंट खुलता है। शी डिपॉजिटेड 7,500 पर मंथ इन जीपीएफ। तो जीपीएफ देखो आप क्या कर सकते हो, और इन्होंने देखो कई जी डायरेक्टली दिया है, चैरिटेबल ट्रस्ट में 50% डिडक्शन देता है, वो सब इन्होंने दिया, तो कोई टेंशन नहीं है। आप कोई भी चीज पहले लिख सकते हो, जैसे शी डिपॉजिटेड, यहां से लिखते हैं एंड डोनेटेड, यहां पे लिखते हैं एंड डोनेटेड 20,000 इन अ चैरिटेबल ट्रस्ट व्हिच इज 50% अलाउड अंडर सेक्शन 80G। तो यहाँ पे क्या डिडक्शन अंडर 80G, क्योंकि जगह मेरे पास कम है तो मैं यहाँ पहले वो लिख देता हूं। तो यहां मैं लिखूंगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। अब क्या दिया, चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट में इन्होंने पे किया 20,000 रुपीज एट 50%। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हो जाएगा माइनस में 20,000 50% का मतलब क्या है, 10,000 रुपए लेस हो जाएगा। जब लेस कर दोगे तो आपका बैलेंस जो बचेगा, बैलेंस लिख सकते हो आप एक साथ, आखिरी में भी माइनस कर सकते हो, मैं साथ साथ करते चलता हूं। तो 6,98,000 पे हम आ गए। तो दिस विल बी माय करेक्ट बैलेंस, करेंट बैलेंस, जब मैं 80G में भी पे कर दूंगा और इधर भी पे कर दूंगा, 6,98,000। उसके बाद आएगा हमारा 80C, तो मैं लिखूंगा डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, हाँ जगह काफी है, मुझे अभी और भी सब पूरा कंप्लीट करना है, इसलिए मैं इतना जगह छोड़ के लिख रहा हूँ। शी डिपॉजिटेड 7,000 पर मंथ इन जीपीएफ। डिपॉजिट इन जीपीएफ आपको लिख देना है, डिपॉजिट इन जीपीएफ। कितना डिपॉजिट किया इन्होंने, 12 महीने के लिए किया है और 7,500 रुपए किया है। 7,500 फॉर 12 मंथ। कितना इन्होंने किया भाई, टोटल 7,500 इंटू 12 करेंगे तो 512 6,000 7 12 84 90,000 रुपीज। तो टोटल 90,000 रुपीज इन्होंने जीपीएफ में डिपॉजिट किया। उसके बाद 23,400 पर हाफ ईयर एनएलआईसी। ये वर्ड यहाँ फंसाएगा आपको, ये जो हाफ लिखा है 23,400 हाफ ईयर में, तो पूरे साल में कितना किया, पूरे साल में इन्होंने कितना पे किया, जब हाफ ईयर में 23,400 किया है तो फुल ईयर, या फिर ऐसे देखो एलआईसी प्रीमियम, एलआईसी प्रीमियम क्योंकि इन्होंने हाफ ईयर में किया तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 23,400, ये आ जाएगा तुम्हारा 46,800 रुपीज। शी परचेज एनएससी वर्थ 25,000, एनएससी 25,000। ये सब आप जब ऐड कर लोगे तो आपको एक टोटल मिल जाएगा, यहां से आपको एक टोटल मिलेगा। टोटल जो आपका यहां से बनेगा तीनों का 1,61,800 बनेगा। तो दिस इज 1,61,800 रुपीज, ये टोटल आ गया। अब यहां पे क्या होता है, सिंस डिडक्शन अंडर 80C is capped at 1.5 lakh, then less the deductions under section 80C is equals to minus 1,50,000। अब अगर 1,50,000 आप यहां से हटा दोगे तो आपके पास आएगा एक वर्ड बैलेंस। कितना बैलेंस बचा,
1,50,000 कहाँ से हटाना है? जो हमारा ओरिजिनल बैलेंस है वहां से। ये जो टोटल आया है ये डिडक्शंस का टोटल है, इससे मत हटाना। आपको जो ये टोटल हटाना है कहाँ से हटाना है बेटा? टोटल हटाना है इस बैलेंस से हटाना है 6,98,000 से। तो जब ये 1,50,000 आप माइनस कर दोगे, आपका जो बनेगा वो टैक्सेबल इनकम बनेगा एक्चुअली, क्योंकि अब और तो कुछ बचा नहीं। तो आपका जो टैक्सेबल इनकम आएगा 6,98,000, तो यहाँ से आ जाएगा 5,48,000। 5,48,000 आ जाएगा। मेक सेंस? 5,48,000 दिस विल बी योर टैक्सेबल इनकम। अब क्योंकि हम सीनियर सिटीजन की बात कर रहे थे, तो यहाँ लिख देंगे इनकम टैक्स का कैलकुलेशन। इनकम टैक्स है लेकिन ये सीनियर सिटीजन के लिए। आपको स्लैब देखना है, स्लैब सेकंड वाला होगा, 3 लाख से ऊपर 5 लाख से कम में। तो आपको यहाँ पे आपको फिर क्या करना है? सीनियर सिटीजन के लिए जो टैक्स कैलकुलेशन करना है वो टैक्स कैलकुलेट होगा एज 10,000 रुपीज। ये मिनिमम उनको पे करना था, प्लस में समझना 10,000 रुपीज तो पे करना था, प्लस जो करना है वो 20% ऑफ 20% ये ना 20% ऑफ जितना एक्सीड कर रहा है 5 लाख को। तो आप लिख रहे हो 5,48,000 माइनस में 5 लाख रुपीज, ये आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो दिस इज 10,000 प्लस 20% ऑफ 48,000। अब 48,000 का 20% 9,600 आता है, तो 10,000 प्लस 9,600 ये आपका टोटल टैक्स बन गया। 19,600 इज योर टोटल टैक्स। अब जो तुम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दोगे, ये क्या होगा? 4% ऑफ टैक्स। ये होगा 4% ऑफ टैक्स, यानी कि 4% ऑफ 19,600। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 200 200 800 800 में से 16 कम 784, तो रुपीज 784 आ जाएगा। देयरफॉर जो नेट टैक्स बनेगा वो इन दोनों को ऐड करके आएगा, 19,600 प्लस 784। नेट टैक्स आएगा 19,600 प्लस 784, यानी कि 4,8,763 20,384, 20,384 रुपए विल बी योर फाइनल टैक्स। ये है आपका नेट टैक्स। इसको आपको एज इट इज रखना है। ये हो गया पूरा मिसेस सुमिता का नेट टैक्स हिस्ट्री। समझ में आया? अगर आपको ये पूरा चाहिए या तो भाई ऐसे डायरेक्टली नोट कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आपको ये पूरा एज इट इज एज अ पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है? हमारा ऐप डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको एंड्रॉइड और iOS दोनों की लिंक डायरेक्ट मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगर ये समझ में आ गया, अब आपको देखो वीडियो को करना है पॉज और करना है खुद से सॉल्व। अगर आप खुद से सॉल्व कर ले जाओगे तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी एकदम बढ़िया तरीके से। इससे अच्छा आप कुछ कर नहीं सकते फिर। बहुत इंपॉर्टेंट है खुद से सॉल्व कर पाना। ठीक है, खुद से हमें सॉल्व करके दिखाना है क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू हो जाइए। इसको 3 हिस्सों में मैंने बांट दिया और इसको मैं नीचे करता हूँ, देन हम अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बताया था? जिसका भी कर रहे हो उसका नाम और उसकी एज लिख देंगे। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर वही वही मिस्टर भैसन है, एज 48 ईयर्स। आई एम सॉरी इफ आई मिसप्रोनाउंस दैट नेम, जस्ट अ सेकंड। सो वी हैव मिस्टर भैसन, इनकी जो एज है 48 ईयर्स है, तो 48 ईयर्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा। इनकी ग्रॉस इनकम लिखेंगे सबसे पहले। ग्रॉस इनकम है इनकी 9,50,000 रुपीज, 9,50,000 रुपीज। इसमें से हमको लेस करना है, क्या लेस करना है? स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करना है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस। ये लेस जब आप करोगे तो आप लिखोगे माइनस का 50,000 रुपीज। जैसे आपने किया आपको मिल जाएगा रुपीज 9 लाख रुपीज। अब ये 9 लाख क्या है? ये है मेरा बैलेंस। तो जो बैलेंस है, बैलेंस के आगे बैलेंस को लिख देंगे, दिस इज माई बैलेंस। अब देखो पूरा 80C हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन क्या 80G है वो भी देख लेते हैं। 1 लाख, चलो कोई भी ऐसा उसने पे नहीं किया है। 18,000 पूरा एक बार रीड कर लेते हैं। He deposited 9,200 per month in NPS and 29,000 as LIC premium.
42,000 एज अ ट्यूशन फी फॉर 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन। रिमेंबर ये भी 80C का पार्ट है, जो ट्यूशन फी पे वो पे करता है वो भी 80C का ही पार्ट आपका होता है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, he paid 42,000, he purchased the mediclaim policy of 18,400। जब हम मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं वो 80D के अंदर आता है, तो उसको भी हम यहाँ पे माइनस करेंगे। He paid 1,09,000 as an interest and 18,000 as principal on home loan। पूरे साल में उसने ऐसा कुछ पे किया है। अब एक चीज याद रखना, मैंने आपको क्या बताया था, अगर इंटरेस्ट और होम लोन का जो प्रिंसिपल है वो 80C के अंदर आता है और जो इंटरेस्ट है वो सेक्शन 24 के अंदर आता है, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, तो उसको अलग करना उसको अलग करना है। कैलकुलेट द इनकम टैक्स पेड, ओके, तो इतनी सारी चीजें हमको पता है। अब मैं जो सिंगल लाइन यहाँ पे लिख सकता हूँ वो ये लिख सकता हूँ मेडिक्लेम पॉलिसी का, तो डिडक्शन अंडर 80D, तो यहां लिखेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80D। क्या डिडक्शन है, उसने हेल्थ पॉलिसी ली है तो उसी को लिख देंगे, तो वी राइट मेडिक्लेम प्रीमियम, जो भी है उसको लिखेंगे मेडिक्लेम प्रीमियम लिख लेंगे। कितना प्रीमियम उसने दिया है, कितना प्रीमियम दिया है, 18,400 का दिया है, तो माइनस ₹18,400। जब आप इसको माइनस करोगे तो 9 लाख से ही तो माइनस होगा, तो 9 लाख से आप इसको जब माइनस करेंगे, ये इसको अगर हम बाद में भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बैलेंस आएगा, जो भी आएगा आपका ये यहाँ पे बैलेंस कहलाएगा। तो 18,400 रुपए अगर आप माइनस करोगे, देखो अगर 19,000 करते तो 8,81,000 होता, उससे 600 ज्यादा, तो 8,81,600 रुपीज होगा। दिस इज द स्टैंडर्ड, मतलब बैलेंस माइनस करके आया। उसके बाद आप क्या करोगे बेटा, उसके बाद आपको सेक्शन डिडक्शंस कैलकुलेट करने होंगे, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C। 80C के अंडर जितने भी इसने लिखा है, he डिपॉजिटेड 9,200 पर मंथ इन एनपीएस, तो एनपीएस लिख लेंगे, कितना इसने किया है, 12 महीने के लिए 9,200 रुपए को डिपॉजिट किया। सो जो टोटल यहाँ पे बना वो बना 1 लाख समथिंग, 1 लाख कितना आएगा, 1,10,400। इट विल बी 1,10,400। ये कैलकुलेशन आपको बेटा मेहनत देखो करनी पड़ेगी इसमें। उसके बाद LIC प्रीमियम 29,000 दिया उसने, तो LIC प्रीमियम भी इसी के अंडर आता है, तो हम यहाँ पे LIC प्रीमियम लिखेंगे, वो पूरे साल का है, तो ₹29,000 हो जाएगा। उसके बाद 42,000 है ट्यूशन फी, तो ट्यूशन फी ऑफ 2 चिल्ड्रन चलेगा, 2 ही बच्चे हैं तो 42,000 है, तो हम 42,000 यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। 42,000 का 2 चिल्ड्रन का हो गया। अब और तो कुछ ऐसा नहीं है जो उसने किया, हाँ ये भी है 18,000 एज अ प्रिंसिपल ऑन होम लोन, जो प्रिंसिपल ऑन होम लोन है वो भी इधर ही जाएगा 80C के अंदर ही, प्रिंसिपल ऑन होम लोन, ये आएगा 18,000। अब यही सब देखो आपको क्या समझना है, यही सब याद भी करना है, तो ये आ जाएगा रुपीज 1 लाख सम, कितना बहुत ज्यादा आ जाएगा, 60,000 ये पे हो गया, 1,70,400, 1,99,400, बहुत बढ़िया, तो 1,99,400 रुपीज ये आ गया। लेकिन 80C कैप होता है, किसमें कैप होता है, 1,50,000, तो लेस द डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, ऐसे बना जैसे अकाउंट से तुम बनाते हो वैसे ही कुछ लिखना, -1,50,000, क्यों, क्योंकि कैपिंग थी, कैपिंग 1,50,000 ना होती तो आप पूरा माइनस कर पाते, लेकिन इतनी अच्छी किस्मत का। अब 1,50,000 कहां से माइनस होगा, वो यहां से माइनस होगा, 8,81,000 से यहां से मत माइनस करना, ये तो टोटल आया, दिस इज द टोटल फॉर 80C, लेकिन कैपिंग थी इसीलिए कैपिंग 1,50,000 थी, वो यहां से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7,31,600 रुपीज, ये हो गया आपका नेट अभी तक का बैलेंस। लेकिन अभी हम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट है, ही पेड 1,09,000 एज एन इंटरेस्ट, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 24 के अंदर, तो यहाँ लिखना डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। अब सेक्शन 24 के अंदर जो डिडक्शन मिलेगा वो इंटरेस्ट ऑन होम लोन है, दिस इज द इंटरेस्ट ऑफ होम लोन, तो यहाँ पे आप माइनस कर दोगे, अच्छा इसको मैं पूरा ही लिख देता हूँ, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 यहां लिखा, लेस या इंटरेस्ट ऑन होम लोन ऐसे लिख सकते हैं ना, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, प्रिंसिपल इधर गया था, इंटरेस्ट इधर आएगा, तो 1,09,000
9,000 का ये और माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो अब जो बचेगा उसको हम टैक्सेबल इनकम बोलेंगे, क्योंकि हर चीज मैंने यूज कर ली। अब मेरे पास जो आएगा वो टैक्सेबल इनकम आएगी। इससे भी 1,09,000 हटा दोगे तो आपके पास बचेगा 6,22,600। 1,09,000 हटाने के बाद आपका 6,22,600 रुपीज बचा। ये टैक्सेबल इनकम है। और ये बंदा जो है, या हाँ मिस्टर बंदा ही है, तो ये जो बंदा है ये 60 से कम की एज का है और ये 5 लाख से 10 लाख के स्लैब के अंडर आ रहा है, जिसमें जो बेसिक पे 12,500 तो देना है प्लस 20% जो भी 5 लाख के ऊपर है। तो इसका जो टैक्स बनेगा, दैट टैक्स विल बी कितना आएगा, 12,500 प्लस 20% ऑफ 6,22,600 माइनस में 5 लाख रुपीज। ये मैं आपके लिए देखो ऐसे प्रॉपर लिख दे रहा हूं। समझ में आया क्यों मैं लिख रहा हूं? समझ में आ रहा है अच्छे से? तो यहां से आप बोलोगे सर ये तो आया 12,500 प्लस 20% ऑफ, इसको माइनस करेंगे तो 1,22,600 आएगा। तो 12,500 प्लस, अब इसमें जब 20% आप इसका ऐड करोगे तो 9 कितना आ जाएगा टोटल, इसका 37,020 रुपीज आएगा। मतलब टोटल, इसको टोटल ही लिख देते हैं, 12,500 प्लस 20% ऑफ दिस नंबर, लेट्स कैलकुलेट दैट। मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूँ, टाइम बचाना है मुझे, तुम मत यूज करना, तुम आराम से कैलकुलेट करना। 1,22,600 इंटू 0.2, 24,520, इसमें मैं 12,500 ऐड करूंगा तो टोटल जो आएगा वो ₹37,020 रुपीज आएगा। मैं कैलकुलेटर यूज करके बता रहा हूँ, तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, डायरेक्टली ही करोगे एक्चुअली। उसके बाद मुझे इस पे सेस निकालना है, तो यहां मैं लिखूंगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। जब ये आप ऐड करोगे ये होगा 4% ऑफ टैक्स। कितना है ये? 4% ऑफ द टैक्स। तो ये आ जाएगा ₹1481। ये राउंड ऑफ में डायरेक्टली कर दे रहा हूं, तो 37,020 रुपीज और ऐड करोगे तो फाइनल जो आ रहा है पैसा आपका, जो नेट टैक्स है, नेट टैक्स, जो नेट टैक्स पे करना होगा वो 38,501 रुपीज, ये नेट टैक्स पे करना है। रुपी का सिंबल लगाना मत भूलना वरना नंबर काट लिए जाएंगे। अगेन आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, ऐप डाउनलोड करके बस वहीं से डाउनलोड कर लेना है, मिल जाएगा, मजे से मिल जाएगा। तो टोटल 38,501 रुपीज आपको एज अ टैक्स पे करना है। ओके, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छे क्वेश्चन हैं, बढ़िया क्वेश्चन हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इन फाइनेंशियल ईयर दिस द एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर रोहित, 30 साल का बंदा है, 8,85,000 कमाता है, बहुत अच्छा कमा रहा है भाई, देख लो। एक्सक्लूसिव ऑफ एचआर है, ही डिपॉजिटेड 85,000 एज द एनपीएस, मतलब सारे डिडक्शंस माइनस करने और कुछ भी नहीं, जैसे हम करते आए हैं बस वही करना है। और कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? मिस्टर रोहित लिखेंगे। जिनकी बात हो रही है उनका नाम लिखना जरूरी है, बिल्कुल है। मिस्टर रोहित ये 30 साल के हैं, 30 ईयर्स के हैं, लिख लेते हैं। इनकी ग्रॉस इनकम लिख लेते हैं। ग्रॉस इनकम इज ₹8,85,400 रुपीज। इसमें हम लोग लेस करेंगे जो भी मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होके 50,000 माइनस हो जाएगा। तो जब आप 50,000 माइनस करते हो तो आपको 8,35,400 रुपीज मिल जाएगा। दिस इज द बैलेंस, ठीक है, ये आपका टोटल बैलेंस बन जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद डिडक्शंस अंडर 80C आएंगे, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C। अब 80C के अंदर क्या क्या डिडक्शंस होंगे? ही डिपॉजिट 85,000 एनपीएस, तो एनपीएस में जो डिपॉजिट करेगा वो आ जाएगा ₹85,000। 38,000 एज LIC प्रीमियम, LIC प्रीमियम भी आप यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे इसको लिख देते हैं। LIC प्रीमियम इसने पे किया 38,000 रुपीज। इन्वेस्टेड 30,000 NSC, तो यहाँ पे हम NSC भी लिखेंगे, ये आ जाएगा ₹30,000। ओके, उसके बाद 18,000 ट्यूशन फी फॉर हिज डॉटर्स एजुकेशन, और अगर जो ट्यूशन फी है वो भी इधर ही आएगी 80C के अंडर ही। ट्यूशन फी में कितना पे किया? सिर्फ 18,000 रुपए पे किया, बड़ा सस्ता ट्यूशन है। पर मंथ की बात नहीं कर रहा है, ये टोटल की बात कर रहा है, तो 18,000 हो गया। अब आप इन सारे डिडक्शंस को ऐड करोगे, जब आप इन सबको ऐड करोगे आपको मिलेगा
कुछ जीरोस नहीं है, ठीक है, 1,71,000 रुपीज, ये आ गया आपका टोटल। दिस इज द टोटल डिडक्शन जो मिलेंगे। लेकिन ये जो 1,71,000 आ रहा है, ये आप टोटल उससे बैलेंस से माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि 80C कैप होता है आपका 1,50,000 पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस द डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C। कितना डिडक्शन था? 1,50,000, ये डिडक्ट होगा, माइनस साइन लगा देंगे। अब यहां आपसे माइनस करेंगे 8,35,000 से, अब 1,50,000 को हटा दोगे तो वो 400 तो बचेगा ही बचेगा। ये 400 तो आया ही आया, इसको कैलकुलेशन इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता, 400 आया ही। 35 से ये गया तो 5 आएगा, 3 से ये जाएगा तो कितना, 5 एंड 8 आ जाएगा, 8 की जगह 7, ओके वेट 6 आ जाएगा, 6,85,400, ये बैलेंस है, करेक्ट, ये बैलेंस है। लेकिन क्या ये सिर्फ डायरेक्टली बैलेंस है? ये बैलेंस नहीं, ओके, यही मेरी टैक्सेबल इनकम है, क्योंकि इसके बाद और कुछ डिडक्ट हो नहीं रहा। तो दिस इज द टैक्सेबल इनकम। इस सवाल में एक इंटरेस्टिंग चीज थी कि उसने ना एक एडवांस टैक्स भी पे किया, लेकिन उसको हमें यहाँ पे डिडक्ट नहीं करना है। जब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे वहां पे वो डिडक्ट होता है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होता। तो टैक्सेबल इनकम अपने को मिल गई। अब टैक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं क्या होगा। सो टैक्स आपका जो बनेगा, टैक्स विल बी हाउ मच, क्योंकि ये 5 लाख से 10 लाख के बीच में था, तो 12,500 रुपए टैक्स होगा ही होगा, प्लस 20% ऑफ 1,85,400। मैं अब यहाँ दोबारा नहीं लिख रहा, 6,85,000 से 5 लाख हटाया तो ये नंबर आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे आप आओगे तो 12,500 प्लस 1,85,000 का 20% निकाल लेते हैं, तो यहाँ से जो नंबर आएगा 1,85,400 इंटू 20%, तो ये आ जाएगा 37,080 रुपीज। तो टोटल आपका जो बन गया वो बन गया 49,580, ये टोटल टैक्स बना। अब जो उसने सेस पे किया, देखो सेस भी आएगा ना, सेस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, पूरा लिखना। और ये क्या आएगा, 4% ऑफ टैक्स, ये लिख देते हैं 4% ऑफ टैक्स। तो ये आ जाएगा इंटू 0.04 रुपीज 1983, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट रुपी, हमने राउंड ऑफ कर लिया, प्लस 49,580। तो आपका जो टोटल यहाँ पे बना नेट टैक्स बना, नेट टैक्स जो बना इन दोनों को ऐड करके बना। तो जब इसको मैं ऐड कर दूंगा इस टैक्स में, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 51,563 रुपीज। दिस इज द नेट टैक्स पेएबल। लेकिन इस नेट टैक्स में इस बंदे ने ना 1,500 रुपए पर मंथ एडवांस टैक्स पे किया था। तो एडवांस टैक्स पेड, कितना उसने एडवांस टैक्स पेड किया है, 1,500 इंटू 12 महीने के लिए किया था, 1,500 इंटू 11 महीने के लिए किया है, तो 16500 हो जाएगा। तो 16,500 इसने पे किया। तो जो नेट टैक्स बनेगा वो आ जाएगा 51,563 माइनस में 16,500। तो इसमें इस वाले बैलेंस में मैं 16,500 माइनस कर दूंगा, तो मेरा जो टैक्स बना वो बना 35,063 rupees. 35,063 rupees will be the net tax payable. ये मेरा नेट टैक्स पेएबल होगा। नेट टैक्स तो वो बना था, लेकिन एट द एंड कितना पे करना है किसको, रोहित को, टोटल उसको 35,000 पे करना है, 35,063 रुपीज, एंड दिस विल बी माय आंसर। रुपी का सिंबल मत भूलना, इसको ऐसे करके आंसर लिख सकते हो, खत्म। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। इससे भी बढ़िया क्वेश्चन है जहां पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, विच इज दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें मैं 2 पेजेस लूंगा, आराम से 2 पेजेस में इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद न्यू टैक्स रिजीम की बात करेंगे। न्यू टैक्स रिजीम बहुत आसान है, उसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, जो समझाऊंगा बस उसको दिमाग में रखना। ठीक है, इन फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 मिस्टर रेड्डी, जिनकी एज 58 ईयर्स है, उनकी जो एनुअल सैलरी थी वो 10,54,000 थी, एंड दिस इज एक्सक्लूसिव ऑफ एचआरए। एचआरए होता तो क्या करते, माइनस करते, उसके बाद जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हो वैसे एचआरए माइनस कर देते। He earned 17,500 एज इंटरेस्ट ऑफ इनकम अकाउंट। ठीक है, तो देखो
जिसकी हम बात करें उसका नाम लिखेंगे। अब इसको बड़ा आराम से लंबा लंबा लिखेंगे क्योंकि 2 पेजेस हम इसका यूज करेंगे। मिस्टर रेड्डी 58 ईयर्स के थे। मिस्टर रेड्डी 58 ईयर्स के थे। इनकी जो ग्रॉस इनकम थी, इनकी ग्रॉस इनकम थी ₹10,54,000। ठीक है। एंड मैं यहाँ पे ऐड करूंगा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट। और ये ऐड होगा, क्यों ऐड होगा? क्योंकि भाई ऑब्वियसली पैसा कमा रहे हो ना तुम। 17,500 रुपीज ये ऐड हो जाएगा, 17,500 ऐड हो जाएगा। तो अब जो टोटल बैलेंस आया, वो बैलेंस कितना आया? इनको ऐड करके 0057411 प्लस 17 और ठीक है 10,71,500 रुपीज। ठीक है। अब क्या करेंगे? हम लेस करेंगे, लेस द स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शंस को मैं लेस कर देता हूं, विच इज माइनस का 50,000 रुपीज। अब क्या बैलेंस आया? दिस विल बी द मेन बैलेंस आई विल बी लुकिंग आउट फॉर, 10,21,500। ये मेरा मेन बैलेंस है जो मैं आगे जाके यूज करूंगा, अभी नहीं आगे जाके। अब देखो मैं कैसे लिखूंगा, मैं सबके डिडक्शंस के टोटल कर लूंगा, जितने भी डिडक्शंस है मैं सबके टोटल करूंगा और लास्ट में माइनस करूंगा, क्योंकि आप पहले माइनस करो आखिरी माइनस करो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं जैसे समझा रहा हूं आप वैसे भी काम कर सकते हो। इसके बाद इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, डिपॉजिट किया है ना, तो डिपॉजिट करते हैं। 12,000 पर मंथ इन जीपीएफ, 45,000 एनुअल प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब इन्होंने पे किया। तो 80C के अंदर क्या क्या आएगा? और भी बहुत सारे डिडक्शन है। क्या डिडक्शन है हमें सारे देखने हैं। इसमें 80C भी है, इन्होंने डिविजन लोन का इंटरेस्ट भी दिया है, देखो ये 80E के अंदर आएगा। तो ये सारे सेक्शंस ना दिमाग में बैठा लो, याद करना पड़ेगा, कोई उसका शॉर्टकट नहीं है, याद करना पड़ेगा। हम यहां लिखेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, पूरा लिखा। उसके बाद क्या है? 12,000 पर मंथ इन जीपीएफ। तो जीपीएफ में इसने किया और 12 किया, 12,000, 12 महीने के लिए 12,000 रुपए किया। सो टोटल इन्होंने 1,44,000 रुपीज यहीं से इन्वेस्ट कर दिया। एंड 45,000 एनुअल प्रीमियम इंश्योरेंस पॉलिसी। तो LIC प्रीमियम हम बोल सकते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दो। LIC प्रीमियम जो है वो 45,000 रुपीज, 45,000 हो जाएगा। ऑल्सो ही पेड 1,98,000 एज एन इंटरेस्ट एंड 40,000 एज प्रिंसिपल ऑन होम लोन। अब जो प्रिंसिपल ऑन होम लोन है वो 80C के अंदर ही जाता है। तो प्रिंसिपल ऑन होम लोन ये आ जाएगा ₹40,000। कितना? 40,000 एज द प्रिंसिपल। और कुछ है इन्होंने पे किया, इंटरेस्ट किया, वो ठीक है। मेडिक्लेम पॉलिसी वो 80D के अंदर जाएगा। तो यहाँ का जो टोटल है बस वो यहीं पे आएगा। तो ये जो टोटल है, ये जो टोटल आएगा, जैसे 0,0,045 यहाँ पे 9, 4, 4, 4, 6, 12, 2,29,000 रुपीज। ये सेक्शन C के अंदर का टोटल डिडक्शन आया। लेकिन अगर मैं भी यहाँ पे लेस कर दूंगा, लेस कर सकते कोई, है ना, यहीं पे लेस करना चाहो कर सकते हो, इससे 1.5 लाख माइनस होगा, लेकिन अभी हम करेंगे। बट सिंस डिडक्शंस अंडर 80C is capped at 1,50,000 रुपीज। ठीक है बस। तो वो लेस क्या होगा? बस उतना ही लेस होगा जितना कैपिंग होगी, याद रखना। ये चलो लिख ही लेते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे हम लेस द स्टैंडर्ड डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C। कितना डिडक्ट होगा? माइनस 1,50,000 डिडक्ट हो जाएगा। तो जो अब बैलेंस बचा उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। What will be the balance left? The balance left will be 10,21,500 में से आपको 1,50,000 हटा देना है, तो बचेगा 8,71,500 रुपीज। दिस इज द बैलेंस लेफ्ट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन
80D। कैसे मुझे याद है ना, देखो पढ़ते जाओगे अपने आप समझ में आएगा। इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो गया, अभी इंटरेस्ट नहीं खत्म हुआ। यहाँ पे 27,000 फॉर हिज फैमिली इसने किया है, मेडिक्लेम पॉलिसी फॉर 27,829 फॉर हिज फैमिली। अब यहाँ पे हमें डिडक्शन करना है। ये जो है ये कैप्ड है, कैप्ड एट कितना 25,000। उसने जो पे किया है वो एक्चुअल में 28,000 जो भी है, बट उसको कितना डिडक्शन मिलेगा, उसको सिर्फ -25,000 ही मिलेगा। ये डिडक्शन होगा, उसके बाद बैलेंस बचेगा। इसमें से आप 25,000 रुपये और हटा देंगे। जब 25,000 रुपये आप हटा देंगे यहाँ से 511 से 500 तो इधर आएगा ही आएगा। 11 से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, 7 से 2 जाएगा तो 5 लेकिन 4 बचेगा, 8,46,500 बचेगा। दिस इज आफ्टर डिडक्शन अंडर 80D। ठीक है, मेडिक्लेम पॉलिसी उसने जो परचेज की थी वो 25,000 पे कैप रहती है। ये पूरा आपका यहाँ पे कच्चा चिट्ठा आ गया। उसके बाद देखते हैं इसने क्या किया है, 18,000 इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन और ऑल्सो 1,98,000 एज एन इंटरेस्ट ऑन होम लोन। तो जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन होता है वो भी तो सब्ट्रैक्ट करोगे। कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 24 के अंदर। लेकिन अभी हम एजुकेशन लोन का पहले एक लाइन चले, डी आया, डी के बाद ई आएगा। तो इसने 18,000 इंटरेस्ट पे किया एजुकेशन लोन पे, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। इसको आप डिस्क्राइब करेंगे इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। टोटल इसने पे किया है, इंटरेस्ट कितना पे किया है 18,000, पूरा 18,000 का डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, रुपीज 18,000। ये माइनस होगा, इसके बाद फिर बैलेंस। मैं हर लाइन के बाद बैलेंस जरूर लिख रहा हूँ, आप एक साथ करके भी एक साथ माइनस कर दो, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे 8,28,500 रुपीज। दिस इज आफ्टर 80E। अब 80E के बाद एक चीज और आएगी, जो इसने पैसा सेविंग अकाउंट से कमाया था, ये भी हम लोग जनरली भूल जाते हैं। इसने 17,500 एज एन इंटरेस्ट कमाया था, तो उसको वो डिडक्शन भी मिलेगा। तो किस सेक्शन के अंदर मिलेगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA। TTA मतलब जो भी आपने इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट मिला है, उसका डिडक्शन मिल जाता है 10,000 तक का, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट। ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस का 10,000 कैप होता है, भले 17,500 कमाया है, 7,500 पे टैक्स पड़ेगा, तो 10,000 माइनस करने के बाद आपका जो बैलेंस बचा दैट इज रुपीज 8,18,500 रुपीज। देख रहे हो कितना लंबा जाता जा रहा है, एक एक करके आप माइनस करोगे तो यही होगा। और आखिरी चीज बस इसमें बची है, दैट इज द इंटरेस्ट ऑन द होम लोन, 1,98,000 दिया उसने। किसके अंदर आएगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 24 के अंदर क्या है, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। ये टोटल 1,98,000 रुपीज का इसको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। ये भी कैपिंग है, हाँ 2 लाख की कैपिंग मैंने आपको बताई थी, याद रखना दिमाग में, वो रखना ही पड़ेगा। तो आपके पास अब जो बैलेंस बचा वो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी। नाउ द टैक्सेबल इनकम, मैं देखो हर बार बैलेंस लिख रहा था, लेकिन जब लास्ट मैंने सारे डिडक्शंस कर डाले तो मेरी टैक्सेबल इनकम आएगी। 8,18,000 में से 1,98,000 हटा रहे हैं बेसिकली ना। अगर मैं 8,18,000 में से 2 लाख हटाता तो कितना आता, तो आप ऐसे सोच सकते हो। सो द व्हाट यू लेफ्ट विद 6,20,000 रुपीज, 6,20,500 रुपीज। सोचो 10 लाख से इतने डिडक्शंस कराने के बाद 10,54,000 से हम 6,20,000 के टैक्सेबल इनकम पे पहुंच गए। डिडक्शंस ना लगाएं तो कितना दिक्कत हो, अब समझ रहे हो ना। तो इसलिए डिडक्शन लगाना भी जरूरी है। टैक्स कितना बनेगा इसका, टैक्स बनेगा क्योंकि 5 से 10 लाख के बीच का है, तो टैक्स बनेगा 12,500 प्लस 20% ऑफ 1,20,500। आई डोंट थिंक मुझे ये समझाने की जरूरत है कि क्यों आ रहा है,
5 लाख से ऊपर कुछ भी होगा तो उस पे आपको 20% टैक्स देना ही पड़ेगा। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये तो 12,500 आएगा, ये आ जाएगा 24,100 रुपए। 24,100 रुपए यहाँ पे बनेगा और टोटल यहाँ पे आपको जो टैक्स मिलेगा वो 36,600 रुपए मिलेगा। दिस इज योर फाइनल टैक्स। बट इज इट? नहीं, अभी आपका इस पे एक चीज और लगेगी, जो लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इसको मैं छोटा कर सकता हूँ, बहुत ज्यादा अच्छी जगह अपने पास अभी, ठीक है। सो लेट्स राइट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% ऑफ टैक्स, ये लिखना जरूरी होता है, इक्वल्स टू। अब इसका जब 4% आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा ₹1464, एंड जब ऐड करोगे तो नेट टैक्स जो आएगा, नेट टैक्स पेएबल, इनको ऐड करके आएगा 36,600 प्लस 1464। सो द फाइनल आंसर इज, यहां मैं लिख लेता हूं 4 6 4 and 6 is 10, 1 and 6 is 7, 1 8 and 3 is 3, 38,064 rupees। ये है नेट टैक्स पेएबल आफ्टर एवरी डिडक्शन एंड आफ्टर एवरीथिंग वी हैव डन। तो इतने डिडक्शंस देखो मिल जाते हैं, बढ़िया मस्त मजे करो इतने डिडक्शंस के साथ। और ये पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्या करना है आपको समझ में अब आ गया होगा, ऐप डाउनलोड करो। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो डायरेक्टली हो जाएगा, आईओएस यूजर्स के लिए आपको यूज करना है कोड TKSHMF, वहीं पे लिखा है, सब कुछ एक बार रीड करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे। अब यहाँ पे आखिरी है हमारा इनकम टैक्स स्लैब अंडर न्यू टैक्स रेजिम। अभी मैं मिस्टर रेड्डी का ही आपको टैक्स कैलकुलेट करके देता हूँ, क्योंकि बुक में जो क्वेश्चन है उसको न्यू टैक्स रेजिम से भी आपको कैलकुलेट करना है। न्यू टैक्स रेजिम ये कहती है 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से 7 लाख 5% है, 3 लाख के ऊपर का, 7 लाख से 10 लाख है तो 20,000 प्लस 10% ऑफ द टैक्स है, 10 से 12 है तो 50,000 प्लस 15% एक्सीडिंग दिस। तो हमारे को क्या करना है, कितना टैक्स पे करना है वो देखते हैं, कैसे कैलकुलेट करना है एवरीथिंग। हमें यहाँ पे भी एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का होता है एंड इज ओनली अलाउड फॉर सैलरीड इंडिविजुअल। वहां पे वो 50,000 इज फॉर एवरीवन, सब लोग 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम में, लेकिन यहाँ पे सैलरीड पर्सन के लिए है अंडर न्यू टैक्स रेजिम। टैक्स रिबेट मिलता है, यस 87A के अंडर भी मिलता है, लेकिन उसके लिए आपकी इनकम 7 लाख से नीचे होनी चाहिए। इसकी मैं बात कर रहा था, पहले 7 लाख तक इसमें थी, अब ये बढ़ा के 12 लाख कर दिया गया। सोचो कितने मजे ही मजे हैं। इंडिविजुअल्स ऑप्टिंग फॉर द न्यू टैक्स रेजिम विल नॉट बी एबल टू गेट एग्जाम्पशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको एग्जाम्पशन नहीं, इसीलिए इस पे क्वेश्चन ही नहीं आते कि भाई क्या एग्जाम्पशन है, नहीं तो क्वेश्चन क्या मैं तुमसे पूछूं इस पे। However, टैक्स रिबेट अंडर, वो तो मैंने आपको समझा ही दिया, टैक्स रिबेट उसमें मिलती ही है अप टू, ये ना अप टू अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 20,000, 20,000 तक की ही टैक्स रिबेट आपको मिलती है। स्लैब्स याद रखने, डायरेक्टली आंसर आएगा, बड़ा आसान है। जैसे अगर मैं इनकी बात करूं, मिस्टर रेड्डी की, मिस्टर रेड्डी का जो इनकम थी वो 10,54,000 थी। इसके हिसाब से मैं नेट टैक्स रेजिम के हिसाब से आपको निकाल के दिखाता हूँ। 10,54,000 थी इनकी ग्रॉस इनकम। मिस्टर रेड्डी की मैं बात कर रहा हूँ अभी न्यू टैक्स रेजिम से, ये ग्रॉस इनकम थी। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे, लेकिन इस बार 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे। आप इसे 75,000 रुपीज माइनस कर दोगे। अब जब 75,000 माइनस करोगे तो मैं पूरा इसमें निकाल लेता हूँ, 10,54,000 माइनस 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, आप आ गए 9,79,000 पे। अब ये जो 9,79,000 है, ये इस ब्रैकेट के अंदर आता है, 7 लाख से 10 लाख के बीच में, करेक्ट। तो क्या है, 20,000 प्लस 10% ऑफ द टैक्सेबल इनकम एक्सीडिंग 7 लाख। तो मेरा जो टैक्स बनेगा इस केस के लिए वो बनेगा 20,000 प्लस 10% ऑफ कितना, 7 लाख से ऊपर कितना है ये, 2,79,000। 7 लाख के ऊपर कितना है, 2,79,000, मतलब आपको मैं देना पड़ेगा 20,000 प्लस इसका 27,900 रुपए। अगर आप इनको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 47,900 रुपीज, करेक्ट। ये आपका टैक्स आ गया, लेकिन इस पे आपको अभी सेस देना पड़ेगा, एजुकेशन सेस 4% ऑफ टैक्स पे। इसका 4% निकालते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज मैंने नहीं करी जो मुझे कर देना चाहिए था, तभी निकालना चाहिए था। देखो मेन प्रॉब्लम विद दिस इज, ये तो ठीक है ग्रॉस इनकम जो करी, लेकिन मैंने क्या ऐड नहीं किया, मैंने डायरेक्टली आपको करके दिखाया।
ये 17,500 रुपए भी तो इसके इनकम में ऐड होगा जो मैंने नहीं किया था। तो अगर आप देखो पहले कर लो या बाद में कर लो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 17,500 और ऐड कर लेंगे, 17,500 रुपए और ऐड हो जाएगा, बिकॉज दिस इज स्टैंडर्ड डिडक्शन से पहले करना चाहिए बट डजंट मैटर, क्योंकि आप नेट वो निकालोगे ही निकालोगे। तो यहाँ पे 9,70,000 ये 005 आ जाएगा, 796 और 718 एंड 9,96,500 आएगा। अब ये 9,96,500 वो इस ब्रैकेट के अंदर है। इस ब्रैकेट में 20,000 प्लस 10% ऑफ द इनकम है, तो 20,000 प्लस 10% ऑफ द इनकम मतलब 10% ऑफ व्हाटएवर एक्सीड्स 7 लाख। तो आप 2,96,500 का 10% निकालोगे तो 20,000 प्लस 2,29,650 आ जाएगा। तो यहाँ से 49,650 मिल गया, ये आपका टैक्स बना। अब इस पे आप सेस भी तो दोगे, जब आप सेस दोगे तो वो आएगा 4% ऑफ 49,650। अब 49,650 का हम सेस निकाल लेते हैं, 49,650 इंटू 0.04, यहां से आपको मिल जाएगा ₹1986। इसको हम ऐड कर लेंगे 49,650 के अंदर, तो आपका जो नेट टैक्स आएगा वो आ जाएगा 51,636 रुपीज। दिस इज द फाइनल आंसर। ये न्यू टैक्स रेजिम में देखो मिस्टर रेड्डी का टैक्स आ रहा है। ओल्ड टैक्स रेजिम में जो मिस्टर रेड्डी का टैक्स आया था वो 38,000 था, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में उनका 51,000 टैक्स आ रहा है। तो कभी कभी न्यू टैक्स रेजिम अच्छी होती है, कभी कभी ओल्ड टैक्स रेजिम होती है। इन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट्स करी थी इसलिए इनके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम अच्छी थी, लेकिन अगर ये नहीं करते तो न्यू टैक्स रेजिम अच्छी होती है। सो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल, कोई एक फिक्स आंसर नहीं है कि आपके लिए क्या अच्छा है। तो आई होप आपको ये अप्लाइड मैथ्स का ये वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा। बहुत ही दिल से बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पढ़ाया, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर आपको भी लगता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लिया है तो शेयर कर दीजिए अपने 2-3 दोस्तों में, ताकि भाई रीच बढ़े और ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो बच्चों इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।